नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। तो नमस्कार शर्मा जी, और बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल भारत न्यूज चैनल में आपका। वैसे तो आपको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो और 14 जून 2021 साल हो चुका है। एसएसआर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। सुशांत सिंह राजपूत, इसकी तारीख को पिछले साल एक ऐसी दुर्घटना घटी थी। अब तक वो साबित हुआ है नहीं हुआ है, बस उसी पे चर्चा करनी है कि क्या हुआ था और आगे की प्रणाली, आगे की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। इस केस को फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते कहाँ तक ले जाया गया है और इसका कोई रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया है। क्या सच में वाकई ये एक ऐसा केस है जो मर्डर किया गया है, या एक सुसाइड है, या होमिसाइड है, क्या है इसके बारे में। पहला सवाल मेरा यही रहता है कि इज इट अ सुसाइड, मर्डर और होमिसाइड। इस पे आप अपना नजर डालिए। जी सीमा जी, जैसा कि आपने ठीक कहा कि पूरा एक साल आज कंप्लीट हो चुका है हमारे बीच से सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए, और हम सबको आज भी वो दिन याद है। आज ही का दिन था जिस तरीके से जो मीडिया में लगभग 2 बजे के करीब, 1:30 से 2 बजे के करीब मीडिया में ये चलना चालू हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में, अपने बांद्रा वाले फ्लैट में माउंट ब्लैक में सुसाइड कर लिया। हमको अच्छी तरह याद है, आज भी मीडिया पीपल जो बाहर वहाँ खड़े हुए थे और जितने लोगों की आवाजाही वहाँ हो रही थी, जिस तरह से वो सिक्योरिटी गार्ड था, और लगभग 3 बजे तक सबको यही लगा, 3-4 बजे तक कि सुसाइड हो गया है। और वहाँ से जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पे एक पॉलीथिन आपने देखा था, एक छोटी सी पॉलीथिन लेके वहाँ पे एविडेंस लेके निकल रहे थे। कहा यह भी जा रहा था तभी मीडिया में कि एक फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जांच कर रही है, और सीधे सीधे छूटते ही मीडिया में ये तब आ चुका था कि पिछले 6 महीने से सुशांत डिप्रेशन से गुजर रहे थे। तो ये सुनने को मिला था, तो ये सुनकर सभी को बहुत बड़ा धक्का लगा कि सुशांत ने ऐसा कैसे कर लिया। और मैंने भी न्यूज़ देखी, मेरे पास भी न्यूज़ आई, तो पता चला कि ऐसा हो गया। तो बड़ा ही नॉर्मल सबके साथ ये था, हम सबके दिमाग में यही था कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन का समय भी चल रहा था। हो सकता है काम ना मिलने की वजह से ऐसा हुआ हो, या हो सकता है कोई और पर्सनल प्रॉब्लम रही हो। तब तक हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता था। मैं सही बताऊं, मुझे तो रिया चक्रवर्ती के बारे में इतना पता भी नहीं था, कौन रिया चक्रवर्ती है, क्या है, कितनी बड़ी कोई एक्ट्रेस है, या इस नाम की कोई बंदी है, या ये सब कुछ नहीं पता था। उसके 3-4 दिन बाद से ये बात चालू हुई, जब जिस तरीके से ये बाद में नेपोटिज्म का मामला आया कि नेपोटिज्म के रहते, भाई भतीजावाद के रहते सुशांत ने ऐसा किया होगा। तो मुंबई पुलिस ने एक परेड चालू करी अपनी, जिसे हम फैशन परेड में अपनी भाषा में कहता हूँ। बड़े बड़े कलाकार, जहाँ पे संजय लीला भंसाली जी को सम्मन भेजा गया, बाकी लोगों को सम्मन भेजा गया, और हम सबको एक डिलेमा में रखा गया। जिस तरीके से हम सब एक डिलेमा में थे कि इस चीज़ की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि सुइसाइड क्यों किया। यानी पुलिस ने पहले ही दिन इसको ओपन एंड शट केस सुइसाइड का बता दिया था, ठीक है। और सुइसाइड के एंगल से ही जांच चल रही थी कि सुइसाइड क्यों हुआ, क्या नेपोटिज्म की वजह से हुआ, क्या डिप्रेशन की वजह से हुआ। फिर ये पता चला कि उनका डिप्रेशन का इलाज डॉक्टर करसी छाबड़ा से चल रहा था। फिर वहाँ पे रिया चक्रवर्ती सीन में आती हैं कि इस तरीके से रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड थी, और ये था, ये सब हमको तब पता चला। तब तक भी ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद इसी बीच में, इन्हीं 4-5-6 दिनों के बीच में वो वीडियो वायरल हुई, जो आज भी हम सबके जहन में, हम सबके दिमाग में अच्छी तरह से बसी हुई है, कि किस तरीके से वो हरे रंग का कपड़ा ऊपर लटका हुआ है, कटा हुआ कपड़ा, किस तरीके से सुशांत की बॉडी जो अपोजिट डायरेक्शन में, बेड हेड के अपोजिट डायरेक्शन में लेटी हुई है वहाँ पर, और हाथ फैले हुए हैं, शरीर नीला पड़ा हुआ है, काला पड़ा हुआ है, थोड़ा सा आंखें आधी खुली हुई हैं, जैसे पैरालिसिस हो चुका हो, होठ आधे खुले हुए हैं, कोई भी ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा नहीं है। मैं आपको पूरा वृतांत उस वीडियो का इस समय बता रहा हूँ, एक एक चीज़ जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या फॉरेंसिकली मैंने देखा। और वो जो लिगेचर मार्क थे, उसकी हमारे पास वीडियो और फोटोज आई, और फिर वो लिगेचर भी उनके बेड के साइड में पड़ा हुआ, वो हरे रंग का कपड़ा वो पड़ा हुआ मिला कि इसी कपड़े से सुशांत ने सुसाइड किया। फिर उस वीडियो में कुछ लोग वार्तालाप कर रहे हैं कि कैसे ले जाएंगे,
हाइट ज्यादा है, आप देख रहे हैं मराठी में जो बात हो रही है, हाइट ज्यादा है, कैसे ले हाँ हाँ जाएंगे, पास आएगा। और वही कहीं बीच में कहीं आता है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को बताना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हाँ कहीं लीक ना हो जाए। फिर वहां उनकी सिस्टर भी थी मीतू सिंह जी, जो किसी चीज की तरफ इशारा करके कहती है कि इसको उठा लूं, तो वो कहते हैं नहीं इसको वहीं रहने दो, वो क्या चीज थी वो पता नहीं। तो ये पूरा वीडियो का वृतांत था, और जिस वीडियो में लोगों को लगा कि उनकी कुछ उंगलियां भी हिल रही थी, उंगलियां जी हिलती हुई जी दिखाई दी। मैंने भी वो वीडियो देखी, और उस दिन जब मैंने ये वीडियो देखी, जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये पुलिस से गलती हुई है, ये सुइसाइड नहीं है। क्योंकि मेरी जितनी नॉलेज है, फॉरेंसिक एक्सपर्टीज है, या जितना मैंने बच्चों को पढ़ा है, केसेस सॉल्व किए हैं, केसेस देखे हैं, ऐसे केसेस को देखकर कहीं भी ये नहीं लगता कि ऐसा सुइसाइडल थ्योरी किसी भी तरीके से पॉसिबल है। तो मैंने जो अपने चैनल पर पहली वीडियो डाली थी, वो शायद इसीलिए डाली थी कि पुलिस से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और अगर ये मेरी वीडियो कहीं तक पहुंचती है, किसी इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचती है मेरे चैनल के माध्यम से, तो वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है उसको चेंज करके एक होमिसाइड का, देखिए होमिसाइड और मर्डर में कोई फर्क नहीं, होमिसाइड किलिंग बाई सम अदर पर्सन ही कहते हैं। तो मर्डर में ये हमें पता रहता है, चार्ज लगा होता है कि किसने क्या किया है। और होमिसाइड दो तरीके के होते हैं, कल्पेबल होमिसाइड, नॉन कल्पेबल होमिसाइड। खैर अभी लॉ में जाने की जरूरत नहीं है, पर होमिसाइड है या सुइसाइड है, ये बात बहुत जरूरी थी। क्योंकि सुइसाइड और अटेम्प्ट टू और अबेटमेंट टू, जी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया 15 सितंबर 2020 की अगर हम बात करते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा था कि बाकायदा लिखा गया था ये इस तरह से कि इट इज नॉट सुसाइड, इट इज होमिसाइड। तो वो मेरे पास ट्विटर में भी आया है, और सब जगह टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा अखबार है, तो उसमें 15 सितंबर को अगर आप देखते हो, फ्लैशबैक में जाते हैं, सितंबर 15 तारीख को 2020 में ये छप चुका है प्रिंट मीडिया में कि इट इज अ होमिसाइड नॉट अ सुसाइड। तो उस पर अगर आप नजर डालते हो तो दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया उसको चाहती है, आज भी ये चाहती है कि अगर ये ऐसा कुछ मामला घटना घटी है तो ये जरूर खुलासा होना चाहिए, और जो भी कल्प्रिट है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। जी, मैंने भी वो आर्टिकल आपके माध्यम से ही पढ़ा था, आपने एक बार शेयर किया था, मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा था, तो जिसमें सुशांत के जो दोस्त हैं, जो को एक्टर थे साथ में, जी, जो साथ में आपको मेरी आवाज, जी, तो सुशांत के साथ के जो फ्रेंड थे, सुशांत के जो को एक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि उनको ये कहीं भी देख के सुसाइड नहीं लगता, और ये होमिसाइड है। हेलो जी आ रही है? जी, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, अब रुक रुक के आ रही है, अब आ रही है, अब क्लियर आ रही है। जी जी जी, मैं अपने इंटरनेट चेक, तो आपने भी उस आर्टिकल को पढ़ा, मैंने भी उस आर्टिकल को पढ़ा, जहाँ पे उनके दोस्त साफ बता रहे हैं कि ये सुइसाइड नहीं, ये एक होमिसाइड है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। अब बिना किसी पुष्टि के तो ऐसे नहीं छपा होगा, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है तो कुछ ना कुछ दोस्त की, चाहे दोस्त के कहने पर जो पुष्टि की गई उसके हिसाब से छपा कि ये होमिसाइड है। क्योंकि सीमा जी, इसमें सारे एंगल सब चीज़ें जो इशारा करती हैं वो होमिसाइड की तरफ इशारा करती हैं, ना कि सुसाइड की तरफ। अगर ये केस बहुत ही सिंपल सुसाइड होता तो इसको सिंपल सुसाइड करार देने में सीबीआई जैसी एपिक एजेंसी को इतना आसान होता कि वो इतना समय इसको नहीं लगाते। और जितना भी उन्होंने वहाँ पे डमी टेस्ट किया, या बाद में जो भी उन्होंने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले, ये जो भी चीज़ की, तो मुझे आज भी ये लगता है, मैंने कल ही एक वीडियो की है कि मुझे भी उतनी ही चिंता है, सभी को, हम सबको इतनी चिंता है, पूरे देशवासियों को, जो एसएसआरियंस हैं, या सच को या सच को जानने वाले लोग, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, उनको ये जानना है कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ। अगर सीबीआई इसको सुसाइड करार देती है, या इसको अबेटमेंट टू सुसाइड कहती है, या इसको होमिसाइड कहती है, तो किस बिना पर, ये हम सबको जानना है। क्योंकि अगर एक एक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, एक बड़े वीआईपी पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी आम इंसान के साथ अगर ऐसा हो जाएगा
तो बस यही एक जो डर है कि कानून व्यवस्था पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए, उसी विश्वास के रहते हुए लोग इस सच्चाई को जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, जस्टिस कैसे मिलेगा। तो हम जो बात कर रहे थे कि उस जो वीडियो पे जो हमने देखा, उसके बाद जब मैंने पहली वीडियो रिलीज की तो वो इसीलिए की थी कि शायद मुझे कहीं भी देखने से सुसाइड नहीं लगा था। और उसके बाद एक के बाद एक हमारे पास नीरज के बयान आए, सिद्धार्थ पठानी के जिस तरीके से बयान आ रहे थे, और फिर शिनाख्त चालू हुई। उसके बाद जैसे ही जो सुशांत के परिवार वाले थे, उन्होंने एक एफआईआर की पटना पुलिस में, ये अबेटमेंट टू सुसाइड की, ठीक है। हालांकि उनसे ये गलती यहाँ पर हुई, परिवार से अबेटमेंट टू सुसाइड की, यानी कि वो खुद इसको सुसाइड मान बैठे थे या मान रहे हैं। अब किस बिना पर मान रहे हैं, क्योंकि ये एक परिवार का है। जब दुनिया भर में ये बात चल रही है कि सुसाइड नहीं लग रहा है, और टीवी पर भी काफ़ी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मैं भी रिपब्लिक टीवी पर आकर मैंने कहा कि ये सुसाइड नहीं लग रहा है, ये होमिसाइड लग रहा है, तो उसके बाद भी अबेटमेंट टू सुसाइड का केस उन्होंने दर्ज किया। ठीक है, अबेटमेंट टू सुसाइड का केस हुआ, पर जब फिर पटना पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो आपने बखूबी देखा कि किस तरीके से पटना पुलिस को कोरोना के नाम पर क्वारंटीन कर दिया जाता है 14 दिन के लिए, उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी जाती है। क्या ये इस बात का सबूत नहीं था? अगर ये सिंपल सुसाइड है तो क्या प्रॉब्लम थी मुंबई पुलिस को? क्योंकि ये 2 स्टेट का मामला था, एफआईआर, पहली एफआईआर ही दर्ज हुई थी, मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, इसलिए उनको पूरा सहयोग करना चाहिए था इस केस की इन्वेस्टिगेशन में। और जो क्वारंटीन किया गया, जो वहाँ के आईपीएस ऑफिसर गए थे पटना के, उनको क्वारंटीन कर दिया गया, और जांच को क्वारंटीन, एक तरीके से उनका बयान आया था कि हमें क्वारंटीन नहीं किया गया, ये इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया है, द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन क्वारंटीन। तो उनको क्वारंटाइन किया गया, और इस तरीके से तो जांच में सहयोग नहीं दिया गया। बाद में नेपोटिज्म की ओर ही पूरी सुई उनकी घूमती रही, सुसाइड की तरफ ही सुई घूमती रही। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के आती है, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरे जग के सामने आती है, पूरे सबके सामने आती है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था सुसाइड ड्यू टू हैंगिंग, ये लिखा हुआ था। ना तो उसमें टाइम ऑफ डेथ था, ना ही उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी शिनाख्त थी जिससे ये पता चले कि ये सुसाइड हुआ है हैंगिंग की वजह से। और दूसरा, पोस्टमार्टम को रात में हो जाना। फिर तो एक के बाद एक जब कड़ियाँ खुलती चली गई, जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो गहराता चला गया, जो जांच है वो और गहराती चली गई, बजाय खुलने के ये गुत्थी उलझती चली गई। उसके बाद ये केस सीबीआई को दिया गया, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दिया, और आज भी अगर हम देखें तो हम उसी मुकाम पर खड़े हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, चाहे कितने भी एविडेंसेस आए। और जो नीतीश राणे जी आए, उन्होंने कहा कि मैं उसको जानता हूँ, दिशा सैलियन से इस केस को जोड़ा गया, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं लिंक है, क्योंकि सुशांत के जो कुक है और नीरज का भी कहना है कि वो दिशा सैलियन की मौत से परेशान थे, यानी कि कहीं ना कहीं कोई लिंकेज है। और उनके इतने सारे सिम कार्ड बदले जाना, ये सब बातें, इतनी इन बातों का आधार क्या है? या तो ये सब बातें झूठी थी, फिर जो बयान दिए गए, या तो ये सब बातें झूठे थे कि वो ना तो दिशा सैलियन की मौत से परेशान थे, ना ही उन्होंने अपने सिम कार्ड बदले थे, ना ही वो डिप्रेशन में थे, या वो डिप्रेशन में थे तो वो कहाँ है कॉन्क्रीट एविडेंस? वो कोई एविडेंस कहाँ है? उसके बाद सीमा जी, इसमें नया मोड़ तब आता है जब एनसीबी बीच में आ जाती है। जब ईडी अपने एविडेंसेस खोज रही थी तो ईडी को जिस तरीके से मोबाइल डेटा के थ्रू, चैट मैसेज के थ्रू ड्रग का एंगल मिला, तो उन्होंने एनसीबी को इत्तला दिया, उन्होंने एनसीबी को इन्फॉर्म किया, और एनसीबी जैसे ही बीच में आई तो हमको ये सराहनीय काम एनसीबी का मानना पड़ेगा, ये हमको थैंक्स बोलना पड़ेगा कि जिस तरीके से एनसीबी ने उनके पास सुशांत का सुसाइड या मर्डर केस सॉल्व करने का वो मुद्दा नहीं था, उनके पास ड्रग रिलेटेड मुद्दा ही था, और उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। आज तक भी एनसीबी ने इतने दिनों के बाद, लगभग 1 साल के बाद, 11 महीने के बाद सिद्धार्थ पठानी को उठाया, जो सिद्धार्थ पठानी बच के भाग रहा था। सिद्धार्थ पठानी को सारा सच, हर चीज पता है, हर चीज पता है। मैं कहता हूं कि उन चारों लोगों को हर चीज पता है कि उस रात को क्या हुआ, उस सुबह को क्या हुआ, जिस तरीके से फिर बयान क्यों बदल रहे हैं,
तो हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इतने सारे थे, हालांकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। अब डायरेक्ट एविडेंस भी है, अगर सीबीआई ने इन चीज़ों पे गौर किया है, और डेफिनेटली किया होगा क्योंकि वो एक एपिक एजेंसी है, उनके लिए ये रात दिन का काम है इस तरीके के केस देखना। तो वो लिगेचर मार्क जो है, जो गर्दन पर जो निशान है, क्या वो कपड़े से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये उन्होंने डेफिनेटली कंप्लीट अपनी इन्वेस्टिगेशन की होगी, डमी टेस्ट करके पता लगाया होगा कि इस तरीके के निशान उस कपड़े से आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्या क्या फाइबर्स, क्या उस कपड़े के फाइबर्स सुशांत की गर्दन पर थे या नहीं थे। मुझे नहीं पता कि सीबीआई के पास ये रिपोर्ट है या नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों पोस्टमार्टम रात में किया गया, पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स क्या थी, और उसके बाद हमने जो विसरल, जो जब एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी को इस टीम में शामिल किया गया था, उन्होंने भी क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने भी विसरल एनालिसिस की। जब उन्होंने विकास सिंह जी का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है, आप सब देखेंगे टीवी पर, ऑन रिकॉर्ड रिपब्लिक टीवी पर भी है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि विकास सिंह जी को ने जब फोटो फॉरवर्ड किए थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता को, क्योंकि उन्हें पहले से जानते थे कई केसों के चलते हुए, तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी ने देखते ही कहा था 200% मर्डर है, ये 200% मर्डर है उन फोटोग्राफ को देखते ही। हाँ, उन्होंने एक लाइन जोड़ दी थी कि अगर ये फोटोग्राफ मॉर्फ्ड नहीं है तो। अब कोई भी ऐसी मॉर्फिंग नहीं थी, कोई मॉर्फिंग करेगा तो उसको सुसाइड बताने के लिए करेगा, ना कि कोई मॉर्फिंग इसलिए कर देगा कि उसको होमिसाइड बताने के लिए। और मैं समझता हूं कि विकास सिंह जी के पास जो फोटोग्राफ्स रहे होंगे, क्योंकि वो परिवार के वकील है, क्योंकि उनको वही फोटोग्राफ्स जो ऑथेंटिकेटेड फोटोग्राफ्स होंगे वही उनको दिए गए होंगे, तो उन्होंने वही फोटोग्राफ्स डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी को भी दिए होंगे। जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी ने उस समय 200% मर्डर इसको बताया था, अब बाद में ये लीक हुआ बयान कि किस तरीके से विसरल टिश्यूज में कोई भी फाउल प्ले नहीं देखा गया। हालांकि उनका कहना गलत नहीं है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी का, अगर विसरल टिश्यूज में कोई फाउल प्ले नहीं देखा गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुशांत का जो होमिसाइड नहीं हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है। विसरल टिश्यू खाली ये बताता है कि कोई पॉइजन तो नहीं दिया गया, कोई ड्रग तो नहीं थी, तो इसको क्लियर किया गया खाली। इसमें कहीं भी ये बिल्कुल नहीं आया कि उनको और तरीके से नहीं मारा गया है। ठीक है, तो आज भी हम सीमा जी उसी जगह खड़े हुए हैं जिस जगह 1 साल पहले खड़े हुए थे। गुत्थी उतनी ही उलझी हुई है जितनी कि 1 साल पहले उलझी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो बताना ज़रूरी है कि आखिर वो इस समय किस दिशा में किस हाइपोथेसिस पर अपना काम कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं। और खैर, उनके चुप्पी की बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा पता लगा लिया हो, जिस तरीके से हमें अगर भरोसा है उन पर, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा पता लगा लिया हो और वो चाहते हैं कि एनआईए पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ले। जिस तरीके से सचिन वाजे और परमवीर सिंह, अनिल देशमुख का एक एंटीलिया केस जिस तरीके से सामने आया, और सचिन वाजे ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड थे, वही सुशांत के केस को भी उस समय लीड कर रहे होंगे डेफिनेटली। और नो डाउट पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह तो थे ही उस समय, और जिस तरीके से जब यूट्यूबर्स अपनी आवाज़ उठा रहे थे तो किस तरीके से यूट्यूबर्स को समन किया गया, किस तरीके से यूट्यूबर्स को रोका गया, तो वो भी मुंबई पुलिस यानी परमवीर सिंह जी के ही द्वारा ये किया गया होगा कि इस तरीके से कैसे आप आवाज़ उठा सकते हैं। आज वही परमवीर सिंह जी भी काफ़ी क्वेश्चंस के दायरे में खड़े हुए हैं, जगह जगह गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जांच कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये वही परमवीर सिंह जी हैं, पुलिस कमिश्नर और मुंबई पुलिस, जो खुद कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इस महाराष्ट्र की जो सरकार पर और महाराष्ट्र की पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं, जब वो खुद ये बात कह सकते हैं तो हम ये सीमा जी कैसे मान लें कि सुशांत के केस में इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से सच्चाई की बिना पर हुई थी। हम ये कैसे मान लें जब एक पुलिस कमिश्नर ओहदे का बंदा, पूर्व पुलिस कमिश्नर ओहदे का बंदा ये कह सकता है कि उसको उस पुलिस पर भरोसा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ रिपोर्ट आएगी, तो क्यों ये ना माना जाए कि सुशांत की इन्वेस्टिगेशन भी इम्प्योर थी, इनकम्प्लीट थी। किस तरीके से एक होमिसाइड को, एक मर्डर को सुसाइड में तब्दील किया गया और तुरंत की तुरंत
क्या कभी ऐसा होता है कि कुछ ही घंटों में, 2 ही घंटों के अंदर, 2 घंटे तो पूरे, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट में ही न्यूज़ ये फैल गई थी कि सुसाइड उन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको किसी ने हैंग होते फोटोग्राफ भी नहीं लिया, ना किसी ने देखा है। दर्शकों के सामने, पूरे देश के सामने ये कभी रिवील ही नहीं हो पाया आज तक, कि उसके हैंगिंग फोटोग्राफ आज तक रिवील नहीं हो पाया कि वो लटक रहे हैं जी। और अगर नहीं आया। हाँ जी, अगर सिद्धार्थ पठानी में दम था, उन्होंने बोला कि मैंने उतारा, उसने कभी भी डंके की चोट पर यह नहीं बोला कि मैंने हैंग होते हुए देखा, इस कंडीशन में बॉडी थी। क्या वो ब्यौरा कभी दे सकता है? आज तक उसने दिया है कि किस कंडीशन में बॉडी लटकी हुई थी, किधर उसकी फेसिंग थी? सबके बयान झूठे हैं कि वो जब चाबी वाला आया, चाबी वाले ने दरवाजा खोला तो चाबी वाले को नीचे भेज दिया गया। क्या जल्दी थी चाबी वाले को नीचे भेजने की? आपका दरवाजा नहीं खुल रहा है, एक बंदा अंदर दरवाजा नहीं खोल रहा है, एक संदिग्ध अवस्था हो सकती है, आपको पता है कि बंदा डिप्रेशन में है, आप ही दवाई देते थे। सिद्धार्थ पठानी ने अपने बयानों में ये कहा कि वही उनको तीनों टाइम की दवाई दिया करता था। अगर आपको ऐसा पता था, और जिसमें से सिद्धार्थ पठानी को दवाई का नाम नहीं पता है, क्या आप ताज्जुब मान सकते हैं? आप अपने बच्चे को, या आप अपने पिताजी को, या आप अपने नौकर को, या आप अपने घर में रहने किसी जो रहने वाले को, किसी को दवाई देते हैं, हो सकता है आप कभी दवाई लेने गए भी हों, कभी दवाई खत्म भी हुई होगी, कभी दवाई लेने भी गए होंगे, दवाई के पत्ते पे आपने नाम देखा होगा कि क्या दवाई है। और रोजाना दवाई देने वाले को, सही, रोजाना दवाई देने वाले को नाम तो बखूबी जबानी याद हो जाती है उसको, और याद हो जाता है नहीं। सही है। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार दवाई दी हो कि सुशांत ने कहा हो कि मेरी दवाई वहां से उठा के जरा मुझे दे दो, मुझे दवाई लेनी। नहीं, आपकी ये ड्यूटी थी उनको तीनों टाइम दवाई देने की, तो आप उनको दवाई का नाम भी नहीं पता है। ये कैसे ताज्जुब की बात है कि आप पढ़े, अगर ये बात एक अनपढ़ बोले कि मुझे दवाई का नाम नहीं पता है, आजकल सब इतने पढ़े लिखे हैं कि दवाई का नाम देखते ही हम और आप भी, जो एक हाई स्कूल या 12th का बच्चा भी है, उसको भी दवाई दी जाती है, वो दवाई का नाम भी सर्च कर लेता है और साइड इफेक्ट भी सर्च कर लेता है, सब कुछ सर्च कर लेता है। आजकल एक आम जनता की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या उनको दवाई का नाम भी नहीं पता था? तो ये सारे जो सिद्धार्थ पठानी के बयान हैं और इतनी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सारे अगेंस्ट हैं सुसाइडल थ्योरी के, तो हम कैसे मान लें कि ये सिंपल सुसाइड है? और अगर सीबीआई, मैं साफ बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर सीबीआई इसको सिंपल सुसाइड लेकर आती है तो उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए कि उन सब बयानों का जो चीजें मिसिंग थी, फिर उन सब का क्या मतलब है, वो क्यों मिसिंग थी, वो एविडेंस टेम्परिंग क्यों हुई, किसकी वजह से हुई और क्यों की गई, रात में पोस्टमार्टम क्यों किया गया, क्यों पोस्टमार्टम पर टाइम ऑफ डेथ नहीं है? टाइम ऑफ डेथ की बात छोड़िए, पोस्टमार्टम पर जब टाइम ऑफ डेथ नहीं है तो डेट क्या होगी? पोस्टमार्टम में यही नहीं पता है कि सुशांत की मौत कब हुई, किस दिन हुई। बॉडी लाई गई 14 जून को 4:30 बजे पोस्टमार्टम हाउस में, ठीक है, मॉर्चरी में, पर डेथ कब हुई? 13 को हुई, 14 को हुई, क्या रहा, ये कैसे पता चलेगा? जी, बहुत बड़ी ऐसे बहुत सारी गुत्थियां हैं जो आज भी उलझनों के बीच में यहाँ वहां भटक रही है, जबकि ये केस बहुत सिंपल है। अगर सीबीआई चाहे, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको बहुत जल्द निपटा सकता है इसका सॉल्यूशन, लेकिन इसमें ऐसे कोई बड़े लोग जुड़े हैं जो अपना नाम रिवील होने से डरते हैं, क्योंकि पता है कि कुछ ना कुछ बड़ा सामने आने वाला है, और ऐसा ही है। अभी तक तो ये रिवील नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ है, जरूर है कि इसके अंदर कुछ बड़ा सामने आने वाला है, क्योंकि एक साधारण सा इंसान जो बॉम्बे आकर अपने करियर के ऊपर ध्यान देता है, जो काफी आगे बढ़ता है, कोई गॉडफादर नहीं है उसका, वो एकदम से आगे बढ़ता है, करियर को वो प्यार करता है, वो एक पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर, साइंस पढ़ा आदमी, जो हमेशा इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ आदमी, जो पायलट, जो ऑलरेडी प्लेन उड़ा चुका है, उसको किसी अगर कोई डर नहीं था, तो ऐसा पॉजिटिव माइंडेड आदमी अगर इस तरह से, अगर तो कभी हमारे जहन में ये घुसता ही नहीं है, जाता ही नहीं है कि उसने कभी सुसाइड किया होगा। ये सारे एविडेंस, जैसे आपसे मैंने हमारा तीसरा इंटरव्यू है आज शायद आपके साथ मेरा, तो हमने पहले भी 2 बार इंटरव्यू में यही बात की थी कि पूरे एविडेंस सब कुछ दिखा रहा है, बता रहा है कि सुसाइड नहीं है, ये एक सोची समझी एक मर्डर है, फुल प्लान्ड मर्डर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी कैसे कमजोर है, इतनी धीमी गति से काम कैसे कर रही है कि इसको हम लोग
अभी तो साल भर हो चुका है, लेकिन एक परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे हो गया हमारे देश को? क्या हो गया है देश को? क्यों दीमक लग रही है हमारे देश के कानून व्यवस्था प्रणाली को? क्या हो गया है देश को? जी, आपकी आवाज चली गई थी जी। तो देखिए, आपने जैसा कहा, आज तक भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिला है जिसने ये कहा हो, कोई भी, चाहे वो उनके दोस्त हों, चाहे वो उनके साथ काम करने वाले लोग हों, चाहे वो पवित्र रिश्ता में जो उनके साथ जो उनकी माता जी का रोल किया था, मैंने उनका भी इंटरव्यू कई बार देखा, कई बार सुना। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि सुशांत डिप्रेशन में थे। सबने यही कहा कि सुशांत बहुत पॉजिटिव बंदा था, सुशांत तो दूसरों को आगे बढ़ाने वाला बंदा था, दूसरों को इस चीज से रोकने वाला बंदा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना इंटेलिजेंट बंदा था। बल्कि हमें जो रिया की तरफ से या और लोगों की तरफ से जो बयान मिले, जो अगेंस्ट पार्टी से बयान मिले, वो यही मिले कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता था, वो अपने हाउस को हॉन्टेड हाउस समझते थे। उनके अलावा छोड़कर पूरी दुनिया के किसी भी इंसान ने जो भी सुशांत से रूबरू हुआ, जो भी सुशांत को जानता था, किसी ने भी एक भी बयान नहीं दिया कि वो किसी भी चीज को लेकर परेशान थे, सिवाय नीरज के, केशव के, सिद्धार्थ पठानी के, कि वो दिशा सैलियन की मौत को लेकर परेशान थे। मुझे तो यहाँ भी इतना बड़ा झोल लगता है कि कहीं ना कहीं सुशांत के पास बहुत सारी चीजें थी जिनको वो उजागर करना चाहते थे। और अगर वो अभी एक नया ये चल रहा है जो जो उनकी सुशांत डायरीज का, मैंने काफ़ी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा है, और हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, किसी का भी हम नाम नहीं लेंगे, जो बता रहे हैं कि सुशांत की डायरीज को जो रिवील कर रहे हैं, ये डायरीज जब उनके पास आ सकती हैं तो क्या ये डायरीज सीबीआई के पास नहीं जा सकती? क्या ये डायरीज सीबीआई के पास नहीं रही होंगी? ये सोचने वाली बात है। तो आखिर ये केस, आप जैसा कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्यों इतनी चरमराई हुई है या क्यों इतनी वीक है, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो पता है कि किन किन के नाम हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे उजागर करना है या नहीं करना है उजागर। और अगर सीमा जी ये उजागर नहीं होता है, अगर ये केस ही बना रह जाता है, अगर ये एक मिस्ट्री बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं देशवासियों को कानून व्यवस्था की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, जी बिल्कुल। एक विश्वास उठेगा उनका ऊपर से, और कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाएगा। तो किसी भी देश के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक जो हमारा संविधान कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संविधान कहता है कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ लाइफ है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से रहने का हक है। तो ये स्वतंत्रता से रहने का हक, जो ये डर पैदा हो जाएगा, ये कैसे फिर कोप अप किया जाएगा, ये यहाँ पर देश की सरकार को या उस सरकार को या सीबीआई को सोचना चाहिए, और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना कोई भी फैसला यहाँ पर सुनाना चाहिए। और हाँ, 1 साल हो गया है, ये एक बहुत लंबा समय होता है। कम से कम एक प्रोसेस होता है कि अब तक केस कहाँ तक पहुँचा। और अगर हम देखें पुराना ट्रैक रिकॉर्ड सीबीआई का देखें, चाहे वो जिया खान का केस रहा हो, चाहे वो सुनंदा पुष्कर का केस रहा हो, आरुषि का केस रहा हो, आरुषि का केस आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, और ऐसे तमाम केसेस जहां पर सारे एविडेंस होते हुए भी ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। अभी मैं आरुषि केस को मैं री स्टडी कर रहा था, तो मैंने बहुत चीज़ें उसमें देखी। बहुत सारी चीज़ों की तो शिनाख्त हुई ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी शिनाख्त होनी चाहिए थी, उनकी क्या शिनाख्त हुई, क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, और किस तरीके से ये केस एक मिस्ट्री बन के रह गया। तो कहीं हमारे सुशांत का केस भी मिस्ट्री बन के ना रह जाए। तो सीबीआई को इस समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे निभानी है अपनी, क्योंकि उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये रिकॉर्ड उन्हें कायम करना है कि उनको ये केस सॉल्व करना ही करना है। जी सीमा जी, आप सुन पा रहे हो ना मुझे? देख पा रहे हो ना मुझे? जी जी, पीछे कहीं पे शायद रिकॉर्डिंग मतलब नहीं दिख रहा था, शायद नेटवर्क की वजह से। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा देख पा है। रहे हो ना मुझे? जी जी आप देख पा रहे हो ना मुझे? जी देख पा रहा हूँ। ठीक ठीक है। 30 मिनट तो हो गए हैं, हमने 30 मिनट का ही कहा था आज इस पे चर्चा करेंगे। तो कुमार शर्मा जी, ये बहुत
आपको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस केस को हम लोग फिर एक बार चर्चा करेंगे अगले हफ्ते या 10-15 दिन के बाद, जैसे आपको समय मिलेगा। फिर इस पे जैसे ही कुछ नया मुद्दा उठता है तुरंत हम चर्चा में आएंगे, और इसी चैनल के माध्यम से हम लोगों तक आपकी ये बात है जो मेरे मन में भी, हर किसी व्यक्ति के मन में एक सवाल है, सवाल निशान हो चुका है कि ये केस अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई ना कोई तो इसमें गिरफ्तार होना जरूरी था। तो आज इस चर्चा को हम लोग यही पे खत्म करते हैं, और फिर वापस हम लोग इसी मुद्दे पर फिर एक बार बात जरूर करेंगे। जब तक एसएसआर को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम लोग इस केस को इस तरह से हम लोग बात करते रहेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका भी, और आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, इसी आशा के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम आगे भी बात करते रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज।